जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट यूनिट 8 हिंदी नाटक विधा से संबंधित यूनिट में लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो नाटक है उनके द्वारा रचित सिंदूर की होली नाटक उसका वाचन करें और ये उसका तीसरा पार्ट है। तीसरा कहें या अंतिम कह सकते हैं आप, क्योंकि ये 3 ही अंकों में विभक्त है। आगे के 2 अंक हमने करा दिए, तीसरा अंक है। बाकी आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कराया गया है। आप वहाँ से उन्हें कवर करते रहें और साथ ही साथ वीडियोज़ पे अगर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्रोत्साहन भी मिलेगा कि और कुछ अच्छा आपके लिए कर पाए। यहाँ पे देखिए, ये तीसरा अंक जो है, प्रीवियस के 2 लेक्चर आप अगर सुने होंगे तो कड़ी को जोड़ पाएंगे कि काफ़ी कुछ स्थितियाँ अब बदल गई हैं और जो मनोरमा थी उसके प्रति जो मुरारी लाल का व्यवहार था वो काफ़ी कुछ चेंज हुआ। उन्हें लगा कि नहीं, जो है एक स्त्री किस तरीके से त्याग कर सकती है, वो वैधव्य का जीवन इसलिए अ, अपने आप स्वीकार करती है और इनकी बेटी जो है चंद्रकला के लिए वो रास्ता देती है, तो बहुत ही बड़ा त्याग है। कहते हैं तीसरे अंक में कि रात ये तो रात अंधेरी ही है, आकाश में बादल होने के कारण भयंकर हो उठी है। रात तो अंधेरी ही है, आकाश में बादल होने की कारण भयंकर हो उठी है। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सी पड़ी है। बाईं ओर की कोठरी के दरवाजे के पास बरामदे में फर्श पर एक लालटेन जल रही है। बड़े कमरे के किवाड़ उसी तरह खुले हैं। कमरे के एक भाग में बाहर की लालटेन का प्रकाश पहुंच रहा है, शेष कमरा अंधेरा है। माहिर अली चुपचाप बरामदे में आकर के आगे की तरफ बैठा है। सांस भी ले रहा है या नहीं पता नहीं चलता। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश होता है। मनोरमा लालटेन के प्रकाश में आकर खड़ी होती है। क्षण भर के बाद बरामदे में निकलकर बाहर की ओर वो देखने लगती है। मनोरमा, ओह कितना अंधेरा है आज की रात तो जैसे। माहिर, माहिर, अरे सो गए क्या माहिर? माहिर अली, नहीं सो नहीं रहा हूँ। मनोरमा, क्या कर रहे हो? इस तरह बुलाने पर भी नहीं बोलते, क्या हुआ? माहिर अली, आज की रात पल्ले है, किसी को बोलना नहीं चाहिए। यहीं बैठे बैठे झपकी आ गई, बड़ा डरावना सपना देखा है। अभी अभी 2 काले आदमी जोर से सांस लेकर शैतान की तरह खौफनाक खंबे की ओर हाथ उठाकर, इससे भी ऊंचे थे, हाँ इससे भी ऊंचे, काले लंबे लंबे दांत ओट के बाहर हो गए थे, बड़े बड़े बाल, डरकर चारों ओर देखता है, हाथ उठाकर ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे खींचता है। यही मेरे सामने उतर पड़े, मेरा हाथ पकड़कर दायां हाथ आगे की ओर बढ़ा देता है। खींचने लगे, मैं घबरा कर जाग पड़ा। मालूम हो रहा है जैसे इधर चारों ओर भूत घूम रहे हो। मनोरमा, माहिर अली, शायद उसे जी ले जाने के लिए दूत आ गए हो, चला भी गया होगा। मनोरमा, क्या कह रहे हो? माहिर अली से उसकी बोली बंद हो गई। उस घर का चिराग आज बुझ रहा है, आज ही तक उसकी दुनिया का नाता था। मनोरमा एकाएक नीचे उतरकर बाहर की ओर निकल आती है। हाँ हाँ, क्या कर रही है? उधर नहीं, उधर नहीं, इस अंधेरी में। डर जाएगी, डर जाएगी, कहाँ मानिए, डर जाएगी वो। आप लोग तो कुछ मानते ही नहीं। उसे ले जाने के लिए दूत इधर से ही गए होंगे। इधर से ही लौटते वक्त झटके में पड़ जाना बुरा होता है ऐसे मौके पर। मनोरमा, मेरे लिए कौन रोने वाला है माहिर? मनोरमा कहती है, मेरे लिए कौन रोने वाला है माहिर? माहिर अली, तो वही है ना, नौकर जो है, मुनि मुंशी जो है। माहिर अली उठकर उसकी ओर बढ़ते हुए, कहाँ गई, किधर गई, आई बोलती क्यों नहीं? मनोरमा, कहो ना, यही हूँ। माहिर अली, आप डरती नहीं हैं? मनोरमा कहती, नहीं, किस लिए डरूं मैं भला, मुझे ज़िंदगी लेकर करना क्या है? माहिर अली कहता है, वह देखिए आसमान की ओर लूक फूट है। वो कितना बड़ा, कितना सारा आसमान उजाला हो गया, मालूम हो रहा है वो मर गया। लौट चली, लौट चली, मनोरमा, क्यों शोर कर रहे हो जी? माहिर, उन सबके लौटते वक्त आप रास्ते में पड़ जाएंगी। मनोरमा, अच्छा तो अगर मेरी उन सबसे भेंट हो जाएगी तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी, पकड़ कर रख लूंगी। माहिर अली, किसे? उसी रजनीकांत को। माहिर अली, उसको किस तरह? मर जाने वाले को कभी किसी ने पकड़ कर रखा है? मनोरमा, देखो तंग ना करो, जाओ, मुझे यहीं खुले आकाश के नीचे रहने दो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मत डरो। माहिर अली, अच्छा आप यहीं रहिए तो मैं जाकर बैठूं, आगे ना बढ़िएगा। आगे बढ़ने में माहिर अली लौट कर बरामदे में खंबे के पास बैठता है। बाहर की ओर से मनोज शंकर और चंद्रकला का प्रवेश है। चंद्रकला आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ जाती है। मनोज शंकर खड़ा होकर माहिर अली की ओर देखकर आगे बढ़कर लालटेन उठाता और उसे माहिर अली के मुंह के सामने कर देता है। मनोज शंकर, अरे तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली घुटने में अपना मुंह छिपा लेता है, रोशनी नहीं ना। मनोज लालटेन अलग रखते हुए, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? माहिर अली,
दुनिया किस्मत को रोती है, मैं भी रो रहा हूँ। चंद्रकला, सीधे क्यों नहीं कहते, क्या बात है? माहिर अली चंद्रकला की ओर देखते हुए, इधर राय साहब भगवंत सिंह ने 40,000 दिया है साहब को, उधर अस्पताल से खबर आई कि उसकी हालत ख़राब हो गई है। मौत के वक्त बयान लेने फ़ौरन आई है। किसी तरह नोटों का पुलिंदा गोल कमरे की ओर हाथ उठाकर भीतर फेंक कर चले गए हैं। सीधा टेढ़ा यही है और इसी पर मैं रो रहा हूँ। चंद्रकला घबरा उठी, तेजी से सांस लेकर कई बार सिर हिलाती है, फिर एकाएक बैठकर ऊपर छत की ओर देखने लगती है। मनोज सन्न होकर धरती की ओर देखते हुए, 40 और 10, 50,000 उसकी मृत्यु का मुआवजा ये ले लिया। अब कानून और व्यवस्था का अभिनय होगा। माहिर अली जी, मनोज तुम कब से इनकी नौकरी में हो? माहिर अली 15 साल हो गए। मथुरा से मुरादाबाद गए, फैजाबाद गए, गाजीपुर गए और ये दर यहाँ पे, आप तो जानते ही हैं। तुम्हारी तबीयत इस नौकरी से कभी, माहिर अली अब तक मैं कभी चला गया होता, लेकिन मैं जा नहीं सकता। मैं अपने हाथ जो काट चुका हूँ उसी डर से अब तक मैं हूँ यहाँ। मनोज कैसा हाथ कटा चुके हो? माहिर अली लेकिन कह देने पर तो फांसी पड़ जाऊंगा। मनोज फांसी पड़ जाओगे? माहिर अली जी हाँ, साहब तो यही कहते हैं और इसीलिए। मनोज शंकर की ओर देखकर, 10 वर्ष बीत गया, अभी किसी को पता नहीं चला कि मैंने। मनोज कहो, यहाँ कोई नहीं है, बताओ। आप है ना, आप ही से तो। सहम कर सहसा चुप हो जाता है। मनोज, माहिर तुमने तो मुझे संदेह में आज सवेरे जो तुमने कहा था उसमें बात तो कुछ और थी। माहिर अली कहता, नहीं कोई सुबह नहीं, मैंने कभी। मनोज शंकर लेकिन तुम इस तरह काँप क्यों रहे हो? कातर स्वर में, लेकिन कह देने पर मेरी जान नहीं बच सकती, मैं फांसी पड़ूंगा। चंद्रकला ओह, इस समय आप लोग चुप रहे। सब किसी की जान आज ही क्यों जाए, जिसे मरना था वो तो गया ना। मनोज चंद्रकला शांत रहो, सारा संसार मरता है, एक और मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। माहिर अली क्या कह रहा है, जीवन का रहस्य उसमें है, उसे सुनो। चंद्रकला उद्विग्न होकर उठती है और भीतर चली जाती है। कहाँ जा रही हो, सुनो। चंद्रकला नहीं, मैं जा रही हूँ, अब सो रहा हूँ। मनोज ये तुम्हें नींद आएगी क्या? चंद्रकला ये ना पूछो, नींद ऐसी आई जो कभी टूटे ही ना, वेग से प्रस्थान कर जाती है। मनोज माहिर कह दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा, तुम क्या बताना चाहते हो? माहिर अली कहता है, आपसे। घबरा कर उनकी ओर देखता है। मनोज तुम मेरा विश्वास नहीं करते? माहिर इस बारे में बताओ ना, क्या है? मनोज तुम इतना घबरा क्यों गए हो और इस तरह काँप क्यों रहे हो? माहिर अली ये कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा। मनोज देखो, कयामत की रात तो रोज आती है, रजनीकांत के लिए आज ही कयामत की रात थी, कल संभव है मेरे लिए हो या तुम्हारे लिए, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं। माहिर अली मैं अस्पताल जा रहा हूँ। क्यों? देखने के लिए, एक बार और आखिरी बार। पता नहीं उस तरह के कितने रजीकात आज मरेंगे, तुम ही हो इस तरह। मैंने एक सपना देखा कि मुझे पकड़ने के लिए दो शैतान आए थे, मेरी बाह पकड़ने लगे, मैं घबरा कर जाग गया। पति की ओर देखने लगता है। तो तुम नहीं कहोगे, क्या कहना चाहते हो? कह दूंगा, कहकर एक बार फांसी पड़ जाना चल रहा, बस पड़ जाना चाहती हूँ, रोज की फांसी से अच्छा है। यानी वो कहता है, वो एक बोलने में भी उसकी झुझलाहट है कि रोज की फांसी से अच्छा है कि एक बार चढ़ ही जाऊँ, लेकिन उसे देखना भी है। चलिए आप भी अस्पताल में, रास्ते में सब कह दूंगा। इतने में चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला पीले रंग की कामदार साड़ी और सोने का चंद्रहार पहने है। मनोज उसकी ओर विस्मय से देखता है। चंद्रकला इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? मनोज चलोगी अस्पताल? चंद्रकला घंटे भर से ऊपर वहाँ रहे हैं, अब किस लिए चलेंगे? मनोज तो उसके मरने की संभावना ना थी। चंद्रकला अब मैं जाकर जिला तो नहीं दूंगी ना? अगर वो संभव होता, जाओ देखाओ। मालूम होता है उतना समझाना व्यर्थ गया। चंद्रकला गंभीर होकर, जाओ, जाते क्यों नहीं? समझाने का अभी बहुत समय है, मैं आज नहीं मर जाऊंगी। मनोज और माहिर दोनों का प्रस्थान। चंद्रकला चंद्रहार उठाकर देखने लगती है। बाहर से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा उसके समीप जाकर, वाह क्या कहना है, मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहती थी, चित्र बनवाते समय तुमने ये श्रृंगार क्यों नहीं किया? चंद्रकला तब गंभीर होकर मनोरमा का हाथ पकड़ लेती है। हाँ कहो तब तो मैं पार्वती की तरह मृत्युंजय के लिए तपस्या कर रही थी। मनोरमा उसकी ओर ध्यान से देखकर, तुम्हारा चित्त शांत है ना? चंद्रकला
प्रशांत महासागर की तरह अब लहरें ना उठेंगी। वो चित्र कहाँ रखा है, जरा देना तो। मनोरमा, वो चित्र? वो रजनीकांत का? हाँ। शायद तुमने सुना होगा उसकी हालत। हाँ, सुन चुकी हूँ। उनकी तैयारी हो चुकी है, अब मैं भी तैयार हो जाऊँ। किस लिए? उसकी ओर ध्यान से देखने लगती है। क्यों? लेकिन तुम्हारी आंखें, आंखें मल कर मेरी आंखें दिखाई तो पड़ रहा है। मनोरमा, इतनी चमक क्यों रही हो? आंखें तुम्हारी इतनी चमक क्यों रही है? चंद्रकला क्षण भर के लिए ऊपर छत की ओर देखने लगती है। उसके मुंह पर एक प्रकार का अस्वाभाविक साहस और तेज खेलने लगता है। मनोरमा उसकी ओर मंत्रमुग्ध की तरह देखने लगती है। चंद्रकला मुस्कुराकर, उद्विग्न क्यों हो रही हो? मुझे भय है कि तुम। किस तरह का भय? शायद तुम अपना सर्वनाश करना चाहती हो चंद्रकला। वो तो हो चुका। ओह, तो तुम्हारा मनोज बाबू से समझौता नहीं हो सका? तुम अभी उसी मोह में हो? चंद्रकला कहती, बस बस कहना मत फिर वापस से। मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हूँ। मैं जिसकी थी हो चुकी। और समझौता कैसा? आग और पानी का समझौता होता है भला? मनोज सब तरह से योग्य है, लेकिन उनके भीतर एक प्रकार का संदेह, एक प्रकार का अंधकार है जो मैं नहीं समझ सकती। वे स्वयं अपना विश्वास नहीं कर सकते। प्रयत्न उन्होंने भी किया और मैंने भी, लेकिन हम दोनों असफल रहे। मनोरमा, लेकिन ये अंग्रेजी विदेशी भावावेश प्रथम दर्शन का प्रेम हमारे देश में चल नहीं सकता। चंद्रकला, राम और सीता का, दुष्यंत और शकुंतला का, नल और दमयंती का, अजय और इंदुमती का प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या देश, क्या विदेश। लेकिन मैं इस तरह अपनी सफाई नहीं दूंगी। संभव है मेरा ये काम स्त्री जीवन और समाज के विधान के नितांत प्रतिकूल हो, लेकिन अब तो मैं कर चुकी। इसका मुझे दुख नहीं है और ना तो मैं इसके लिए पश्चाताप करूंगी। मनोरमा कहती, बहन, मैं। कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें जो भी कुछ कहना है कहो। मुझे संदेह है तुम विचार नहीं कर रही हो। मनोरमा, तुम्हारा आदर्श मेरे सामने है। तुम 8 वर्ष की अवस्था में विधवा हुई थी और मैं आज 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही हूँ। तुम्हारा निभ गया और मेरा नहीं निभेगा, ये कैसा प्रश्न है? मनोरमा ओठ पर उंगली रखकर, लेकिन मेरा विवाह भी हो चुका था। चंद्रकला, तो विवाह तो मेरा भी हो गया। 1000-2000 आदमी भोजन ना कर सके, 10-20 बार शंख ना बजे, थोड़े से मंत्र और श्लोक ना पढ़े गए तो ये विवाह नहीं है। मनोरमा, तब विवाह कैसे हुआ? चंद्रकला मुस्कुराकर, विवाह की कई प्रणालियां हैं। हमारी ही यहाँ पहले प्रचलित था, अब जरूर रुक गया है, लेकिन खैर मेरा तो हो गया। जीवन में चिंता करने को बहुत कुछ है, एक ये भी रहेगा। बहन, सावधान होने की जरूरत है तुम्हें। चंद्रकला उसे दोनों हाथ से पकड़कर, मनोरमा, मैं तो विचार करना जानती ही नहीं थी। तुम्हें तो सिखलाया है और अब अधीर क्यों हो रही हो? तुम्हारा आदर्श क्यों केवल तुम्हारा है, मेरे लिए नहीं हो सकता? मुझे भी उसी आदर्श में जीने दो। मनोरमा, मेरा आदर्श तो वैधव्य है ना, जो अपने बस की बात नहीं थी। लेकिन तुम क्यों अपना जीवन बिगाड़ रही हो? मैं यही तो नहीं समझ पाती। इधर देखो चंद्रकला। चंद्रकला कहती, इधर देखो। मजबूरी मेरे लिए भी है। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई। मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई है। तुम इस विचार में पड़ गई हो कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ, ऐसा क्यों? पुरुषों के 4 हाथ की सेज में ही हमारा सारा संसार सीमित है, इसलिए पुरुषों ने स्त्री की कमजोरी को उनका गुण बना दिया और वो उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मसमर्पण कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सके। चुप होकर वेग से सांस लेने लगती है, दोनों हाथों से सिर पकड़कर कुर्सी पर नीचे की ओर लटक जाती है। मनोरमा उसके पीछे जाकर उसका सिर संभालती है। छोड़ दो। शरीर और मन की इस कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खींचकर दीवालों के घेरे में डाल दिए गए हैं। मनोरमा, ठहर जाओ। तुम्हारी छाती बड़ी जोर से धड़क रही है और सांस भी तेज हो गई है। नहीं नहीं, अभी नहीं, ठहरो। चंद्रकला एकाएक कुर्सी से उठकर, इस दुर्बलता को आज निकालना होगा। मेरे हृदय में वो हंसी गड़ गई है। मुझे रोना नहीं है। अंगड़ाई लेकर बरामदे के नीचे उतरती है। मनोरमा आगे बढ़ती हुई, कहाँ जा रही हो इस अंधेरे में? सूर्य को बुलाने। दीपक से तो ये अंधेरा नहीं मिटेगा। चलोगी तुम भी? चलो ना, चलते हैं। मनोरमा, अरे
तुम्हें उन्माद हो रहा है क्या? चंद्रकला, छी, उन्माद क्यों? मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है। मेरी चेतना आज मेरी चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की जरूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी ही हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूंगी। कोई चिंता नहीं, मेरा वैधव्य अमर रहे। मनोरमा कातर होकर, हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ आओ, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। तुम रोने लगोगी? किस लिए? तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? बाबूजी के 50,000 में जो कुछ चाहिए था वो आने दो। आगे बढ़कर बरामदे में जाती हुई, इच्छा थी इस अंधकार में अपने अभिसार को चल दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तुम ना रो। हम लोग अगर अपना रोना बंद कर सके तो फिर हमारी मुक्ति हो जाए। मनोज मेरी ओर इस तरह देख रहे थे मानो चोर की ओर देख रहे हो, लेकिन मैं नहीं देखती। मैंने चोरी कब की? कुर्सी पर बैठकर सिर के ऊपर से साड़ी हटा देती है। ओह, बड़ी गर्मी है, पानी भी नहीं बरसता। मनोरमा उसकी ओर ध्यान से देखती हुई, अरे, धीमे स्वर में, ये क्या है? मनोरमा, तुम्हारे सिर में सिंदूर कैसा? मेरा विवाह जो हुआ है। मनोरमा, कहाँ, किससे? अस्पताल में। अस्पताल में? अरे, चंद्रकला। चंद्रकला कहती, क्या? अरे, ये कैसे कह रही हो? इसमें विस्मय क्या है? मेरा प्रेमी वहाँ था, तुम जानती हो। ये मेरी सुहागरात है। कितनी सोनी, लेकिन कितना व्यापक। इसका अंत नहीं है। मेरा पुरुष मुझे अपनी गुलामी में ना रख सका, मुझे सदैव के लिए स्वतंत्र कर गया। मुझे जो अवसर कभी ना मिलता वो मिल गया। मुस्कुराकर इस तरह विस्मय में क्यों देख रही हो? मनोरमा कहती, मुझे तो काट मार गया। लेकिन क्यों? मेरा सिंदूर देखकर। उन्हीं के हाथ से लगा है। सिर पर दोनों हाथ रखकर धरती की ओर देखने लगती है। वे तो बराबर बेहोश रहे हैं। हाँ, तो अगर वे बेहोश ना होते तब तो शायद ये संभव नहीं होता। लेकिन ये हुआ भी कैसे, ये भी तो। चंद्रकला गंभीर होकर धीमे स्वर में, मैं अपने सांस सिंदूर लेती गई थी। सरकारी अस्पताल की हालत तो तुम जानती हो, जैसा प्रबंध रहता है रोशनी का और हर चीज़ों का। पास में एक लालटेन रखी थी, कोई कंपाउंडर उठा ले गया। मुझे मौका मिल गया, उनके हाथ पर सिंदूर रख कर मैंने लगा लिया। देखती नहीं हो कैसी सिंदूर की होली खेली गई है? मनोरमा कहती, हो क्यों व्यर्थ की चिंता करी हो? तुम्हारी भावुकता, जिसे मैंने कोई विचारहीन काम किया है, कई बार से हिलाती है। मैं तो व्यर्थ की बहस ना करो बहन। लेकिन फिर लेकिन तुम्हारा लेकिन मेरा विश्वास नहीं दिखा सकता, और ये तुम नहीं मानोगी तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा विधवापन निरर्थक है, लेकिन मेरा सार्थक है। मनोरमा कहती, हाय बहन, क्यों मुझे अपमानित कर रही हो? ईश्वर जानता है मैं सच्चे मन और सच्ची आत्मा से कह रही हूँ। सच्चे मन और सच्ची आत्मा से? हाँ, तुम क्षोभ में ये कह रही हो, मैं बिल्कुल शांत और प्रसन्नचित हूँ। उस जाने दो। चंद्रकला, तुम्हारे मन में मेरे प्रति संदेह रह जाएगा। सुनो, मैं क्या समझती हूँ, नहीं तो तुम। मनोरमा कहती, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है इस समय, चुप रहो। चंद्रकला, चुप तो मुझे रहना ही है। भविष्य में मैं इस विषय पर व्याख्यान नहीं देने वाली। ये रस मेरी आत्मा से भर गया है। यही मेरा संतोष है। पुरुष बलि है, सब तरह से बलि रहेगा। मैं द्वंद्व में विश्वास नहीं करती, न करना चाहती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने कभी अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुनी। कुछ सोच कर बहन, तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों का और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा ही नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें है ही नहीं, जिसका कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वैधव्य कैसा? तुम स्वयं सोच लो। मेरा वैधव्य वो निर्विकार मुस्कुराहट, यवन, पुरुषत्व के विकास का वो स्वर्गीय आशा। मैं कल्पना करती हूँ 25 वर्ष की अवस्था में वो शरीर और वो हृदय कैसा होता, कुछ सोच कर। इसलिए कहती हूँ मेरा वैधव्य सार्थक है। मनोरमा उद्विग्न हो उठती है। उसके मुख पर विषाद और विस्मय के दृश्य आने लगते हैं। कभी तो धरती की ओर, कभी छत की ओर देखने लगती है। आंखें दीवार की ओर गड़ाकर कई बार से हिलाती है। चंद्रकला की ओर तीखी आंखों से देखती हुई एकाएक बाहर निकल आती है। चंद्रकला उठती है, साड़ी का आंचल कई बार हिलाती है, गर्दन टेढ़ी कर कई बार इधर उधर देखती है। बरामदे में आगे बढ़कर बाहर की ओर देखती है और एक सांस लेकर भीतर चली जाती है। थोड़ी देर तक सन्नाटा। दाएं हाथ में शीशा लेकर चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला आगे बढ़कर बाएं हाथ से लालटेन उठाकर अपने मुंह के सीध में कर लेती है और शीशे में अपना मुंह देखने लगती है। मनोरमा का प्रवेश। गंभीर मुद्रा में, आज तुम भावना और विक्षोभ की आधी में उठ रही हो।
इस समय मेरे शब्द हल्के पड़ेंगे, नहीं तो मैं कह देती कि इस समय तुम्हारा देखना किस चीज़ को तुम आत्मज्ञान और चिरंतन नारीत्व का उदय कह रही हो वो नहीं है। तुम्हारा वैधव्य तो अमर रहे और तुम अपने ही रूप पर रिश्ती भी रहो। ये क्या है? चंद्रकला उस पर लालटेन का प्रकाश डालती हुई, क्यों? तुम्हारा वैधव्य तुम्हारा है, वो तुम्हारा स्वर्ग हो सकता है, लेकिन उसमें समाज की, संसार की क्या आशा? वेद मंत्र, हवन, शंख ध्वनि जिसके साथ तुम्हारा समझौता नहीं हो सकता, सामाजिक संस्कारों के लिए मुहर का काम करते हैं। विवाह हो गया जिसकी सूचना और साक्षी का काम करते हैं। तुम अभी जो मुझ पर और सामाजिक रूढ़ियों पर विष उगलती रही हो, उसके मूल में तुम्हारा विक्षोभ और तुम्हारी नई शिक्षा है। तुम उन पर रीझ गई हो और आज मरने पर तुम विधवा हो गई। मैं विधवा हुई थी एक बार, मेरे किसी दूसरे वैधव्य की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि अब फिर कभी मेरे विवाह के नाम पर वेद मंत्र, शंख ध्वनि, ब्रह्मभोज का अवसर नहीं आएगा। लेकिन तुम जो उनके मोह में पड़ गई हो केवल एक बार देखकर, तुम क्या समझती हो? वैसी हंसी, मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता और उसका विकास, आंखों की बिजली और बालों का उन्माद उस कोटि का इतने बड़े संसार में दूसरा नहीं होगा, और तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहाँ भी ना उलझ जाएगी। मेरे साथ वेद मंत्र और शंखध्वनि का सवाल था, इसलिए मैं एक बार विधवा हुई, लेकिन तुम्हारे साथ तो अनेक बार विधवा होने की संभावना है। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए सब संसारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता। परीक्षा की आँच में ठहर भी नहीं सकती। अभी तक कुशल है, अराजकता संभव है, कुछ समय के लिए व्यवस्था मिटा दे, लेकिन स्वतः व्यवस्था नहीं हो सकती। स्वतंत्र स्थित तो आज दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं उनमें से एक है, लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए ये काफ़ी मैदान दे सकेगा। चंद्रकला, बस रहने भी दो। मनोरमा, क्यों? सुन लो, तबीयत नहीं चाहती। चंद्रकला उसकी ओर देखते हुए, ये ना समझना कि मैं केवल शीशे में अपना सिंदूर और सौंदर्य देखती रही। मनोरमा कहती है, अच्छा, मेरा व्यक्तित्व मेरी अपनी इच्छा और प्रवृत्ति। मनोरमा, क्या मतलब? शास्त्र और संस्कार मेरा मत है, मेरी आत्मा को जो स्वीकार, बस और कुछ नहीं। मनोरमा, लेकिन आत्मा? आत्मा? हाँ जी, आत्मा, अंग्रेजी व्यर्थ से संस्कृत। क्यों? उसकी ओर देखने लगती है। मैं पूछती हूँ, आत्मा तुम किस अर्थ में कह रही हो? अंग्रेजी मतलब में, या जो मतलब अपने यहाँ माना जाता है? मैं तो चुप हो जाती। अंग्रेजी में आत्मा की भावना नादी की नहीं है। उनके लिए तो 50-60 वर्ष के जीवन में ही आत्मा कभी कभी 10-5 बार मरकर जी उठती है। वे बुद्धिबल से आत्मा को जब तबीयत चाहते हैं तब बदल दिया करते, लेकिन हमारे यहाँ आत्मा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता। हमारे यहाँ तो आत्मा अनादि और अनंत है। आजकल के जिन लोगों को अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा मिल गई, हमारे यहाँ वे भी आत्मा को खिलौना बना रहे हैं। वे भी कहने लगे हैं, अपनी पुरानी आत्मा को मार डालो, नहीं तो कल्याण नहीं। तुम भी शायद उसी तरह। चुप ही रहो। हाँ, समझ में आ गया, मैं समझना नहीं चाहती। नहीं, मुझे ना समझाओ, लेकिन ये तो मैंने कह दिया ना, चुप रहो। उसकी ओर देख कर सिर हिलाती है। अब जब कभी भाग्य से फिर भेंट होगी तो समझा जाएगा। भगवान के 50,000 के लिए प्रायश्चित कौन करेगा, साथ ही साथ वह भी जाएगा। कुर्सी में गिरकर चुप हो जाती है मनोरमा। उसके पास जाकर खड़ी होती है। बाहर मोटर आने की आवाज़ आती है। चंद्रकला चौंक कर उठती है और अपने सिर को साड़ी से अच्छी तरह ढक लेती है। मनोरमा हटकर विधि कमरे में चली जाती है। मुरारी लाल का प्रवेश, मुरारी का चेहरा उतरा हुआ, आंखें कठोर, चारों ओर घूमकर देखते हुए चंद्रकला धरती की ओर देख रही है। मुरारी कुर्सी आगे की ओर खींचकर बैठते हैं और उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखने लगते हैं। उसी तरह धरती की ओर देखती हुई जी, शाम को गई थी अस्पताल में। जोर से बोलती क्यों नहीं? चंद्रकला धीमे स्वर में, हाँ गई थी। मुरारी क्रोध में, बस एक शब्द जी, मेरे सामने लाज आ रही है, और भरे अस्पताल में उसके सिर पर हाथ रखने में, उसके तलों को सहलाने में लाज नहीं आई तुम्हें? यानी अपनी बेटी को डांट रहे हैं। दुनिया जान गई कि मेरी लड़की अस्पताल में एक मरे हुए लड़के की सहानुभूति में वहाँ खिंच गई थी। मैं कल किस मुंह से कचहरी जाऊंगा? किस मुश्किल कलेक्टर सुने तो समझे कि मैं। रुक कर उनकी ओर देखने लगता है। चंद्रकला वहाँ से जाना चाहती है। कहाँ चली? ठहर, मैं हरगिज ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी में नहीं मिलाने दूंगा। अस्पताल क्यों गई थी बोलो? किसकी आज्ञा से? चंद्रकला घूमने गई थी। मुरारी घूर कर, सारा दिन स्वांग किए रही और शाम को घूमने गई अस्पताल में? चंद्रकला तेजी से भीतर निकल जाती है। सुनाई नहीं देता तुमको? अच्छा, उठकर भीतर जाना चाहता है। बड़े कमरे में प्रवेश करता है। मनोरमा कमरे के भीतर से, काहे इस तरह दौड़े जा रहे हो? मुरारी, उससे पूछने। मनोरमा, शांत होइए, क्रोध को शांत कीजिए। सब नहीं तो कोई और अनर्थ निश्चित है। कोई और अनर्थ? तुम अंधेरे में क्यों खड़ी हो?
चले बाहर, मैं कहती हूँ। सुन ले, तब क्रोध की उत्तेजना में वहाँ जाना ठीक नहीं है। अच्छा चलो, सिर में बड़ा दर्द है और शायद ज्वर भी हो गया है। आपको? हाँ। आज का सारा दिन और रात को भी 10 बजे, यानी 10 बज रहे हैं इस तरह झंझट और उत्तेजना में। मुरारी बरामदे में कुर्सी पर बैठते हुए कहता, हाँ कहिए। मनोरमा बरामदे में आगे और खड़ी होकर, उनका चित्त स्थिर नहीं है। मुझे तो संदेह है अगर वे उत्तेजित हो जाएंगी तो बड़ा अनर्थ होगा। मुरारी, विष? अनर्थ? मैं इतना कच्चा नहीं हूँ, और अगर अनर्थ भी होगा तो क्या? जैसे और सब सह रहे उतना और। मनोरमा, उनके मस्तिष्क में विक्षोभ हो गया है, वे पागल ना हो जाए। मुरारी, पागल हो जाना इतना आसान नहीं है, नहीं तो मैं कभी का पागल हो गया होता। उसके लिए जितना दुख मुझे है अभी बयान लेते वक्त। मनोरमा उत्सुक होकर, क्या हुआ है अभी? नहीं, प्राय 1 घंटा हो रहा है। मरे मुझे उसका कितना दुख है ईश्वर जानता, और ये लड़की क्रोध में ऊंची सांस लेने लगती है। मनोरमा, ये दुख की रात है, सब किसी को दुख है। आज क्रोध नहीं कीजिए, आज तो रात बीतना ही नहीं चाहता। बयान क्या? दिन भर बेहोश रहा। मुरारी कहते हैं, उसे है उस भी हुआ तो थोड़ी देर के लिए रात को, नहीं तो बयान उसी समय ले लिया गया होता। मनोरमा कहती है, बयान है क्या? मुरारी, उसने किसी मारने वाला का नाम नहीं बताया। मनोरमा, क्यों? ना मालूम, मैं तो हैरान हो गया। जीता रहता तो बड़ा आदमी होता, उसमें संदेह नहीं। जेब से एक कागज़ निकाल कर मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि मैं रजनीकांत बल रमापति सिंह का रहने वाला हूँ, और 5 सितंबर दिन रविवार को 2 घंटा दिन रहते मैं अपना धान जो कि बाग नवंबर 131 के पश्चिम अराजी 133 में रोपा गया देखा। एक भद्र व्यक्ति जो वकालत करते हैं मुझसे बात करने लगे। इतने में ही पीछे से एक साथ मुझ पर 4 लाठियां पड़ी। मैं घबरा कर घूम पड़ा। जो महोदय मुझे बातों में फंसाए हुए थे उछलकर कई कदम पीछे उठे और बोल उठे, मार डालो। अब क्या देखते हो? मैंने देखा 8 आदमी लाठियों के साथ खड़े और एक साथ 8 लाठियां मेरे ऊपर पड़ी। मैं वहीं गिर पड़ा। गिरने पर मुझे कितनी लाठियां लगी, क्या हुआ? तुमने किसी को पहचाना? सबको। नाम बतलाओ। नाम बतलाना मैं नहीं चाहता। मेरे परिवार में केवल 2 स्त्रियां हैं, कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे परिवार की सारी आशाएं मेरे साथ जा रही हैं। मैं नहीं चाहता कि दूसरों की आशाएं भी अपने साथ लेता जाऊं। मनोरमा की ओर देखते हुए, इसके बाद ही मैंने उसके मुंह की ओर देखा। उसकी आंखें बंद हो गई और मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कह दिया, नाड़ी बंद होगी। कुर्सी की बाँ पर झुक जाता है। मनोज और माहिर का प्रवेश। माहिर बरामदे के नीचे खड़ा है। मनोज आगे बढ़कर मुरारी की कुर्सी के सामने खड़ा होता है। मनोज, तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की, आपने उन्हें मरवा डाला। मुरारी चौंक जाता है कुर्सी से खड़ा होकर। मैं कौन होता हूँ? आपने आपने उन्हें मरवा डाला। सबूत चाहिए तो माहिर खड़ा है। खून करने में उसने भी आपकी मदद की थी। मुरारी साहस के साथ, माहिर? मतलब कि तुमने ये क्या कह दिया? माहिर अली रजनीकांत के खून से वो सूखा हुआ पेड़, उस खून का सूखा हुआ पेड़ हरा हो गया। मनोज, याद कीजिए वो रात, 10 वर्ष बीत गया। आपने अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से नदी में ठेल दिया था, केवल 8,000 रुपया बचा लेने के लिए। आप उस समय भी डिप्टी कलेक्टर थे और माहिर तब भी आपका मुंशी था। उसी रुपए से आपने मोटर ली थी और गांव पर एक बंगला बनवाया। मुरारी लाल कुर्सी पर गिर पड़ते हैं। मनोरमा वहीं बैठ जाती है। मनोज आगे बढ़कर मुरारी का दायां हाथ जो कुर्सी से नीचे की ओर लटक गया उसे संभाल कर कुर्सी पर रखता है। मुरारी, कहता मनोज धीमे स्वर में हाँफते हुए, मैं बार बार प्रायश्चित करता रहा हूँ तुम्हें। मैंने अपनी सारी चिंताओं का, तुम जानते हो मेरा व्यवहार जैसा तुम्हारे साथ, मेरी इच्छा थी कि चंचला से तुम्हारी मैं सब ओर से अभागा था। मनोज, आपने स्वीकार कर लिया, मेरी आत्मा का बोझ उतर गया। अब मैं आत्मघाती पिता का पुत्र नहीं हूँ। उत्साह से हो, मैं क्या था? इस चिता में मेरा स्तब्ध बिगड़ गया, मानसिक बीमारी हो गई। बराबर रात को मैं उन्हें स्वप्न में देखता और सारा दिन उसी स्वप्न की भावना से। पढ़ाई में भी कभी तबीयत लगा नहीं, किसी तरह विषय तैयार नहीं हुआ, परीक्षा पास नहीं हुई। यही बात अगर पहले मालूम होती तो आज से 5-7 वर्ष पहले तो मेरा जीवन इतना नीरस नहीं होता। मुरारी, मनोज, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो। एक लड़की थी, वो भी नहीं समझ सकी। मनोज प्रसन्न होकर, नहीं, अब मुझे प्रसन्न चित्त और निरोग आत्मा के साथ संसार में जीने दीजिए। मैं अपने लिए स्थान खोज लूँगा। आपसे कुछ लेना, आपकी प्रत्येक वस्तु में, आपकी किसी भी स्मृति में उस खून के धब्बे लगे हैं। मुरारी, नहीं जी, कोई भी बुराई प्रायश्चित से मिट जाती है। मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया। संसार में स्थान खोजने ना निकले, इसी स्थान को भर दो। चंद्रकला का विवाह तुम्हारे साथ हो जाए। बांसुरी बजाते हुए
सुख से रहोगे, तुम्हें किसी तरह का अभाव नहीं रहेगा, मेरे पास इतनी संपत्ति है कि। मनोशंकर विचार में पड़ जाता है। चंद्रकला का प्रवेश। चंद्रकला वही कामदार साड़ी और चंद्रहार पहने है। इस समय उसका सिर खुला है, साड़ी से केवल पीछे की ओर जूड़ा ढका है। मनोज उसकी ओर देखकर जैसे काम चाहता है, उसके सिर को आगे बढ़कर देखता है, फिर पीछे हटकर दीवार के सहारे खड़ा होता है। मुरारी लाल उसको देखकर पहले तो क्रोध में लाल होता है और फिर सिर थाम कर कुर्सी पर बैठ जाता है। मुरारी, चंद्रकला, जी हाँ कहिए, जो कुछ मन में आए। उस बार तो मैं संकोच में कह नहीं सकी, लेकिन अब संकोच छोड़ दिया। मुझे अपनी मर्यादा के भीतर जो कुछ चाहे मुझसे पूछ लीजिए। मुरारी, मेरी मर्यादा तो तुमने बिगाड़ दी और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन मैं तो सदैव आपके लिए प्रायश्चित करती हूँ। मनोशंकर की ओर हाथ उठाकर, इनके बाप की हत्या आपसे हुई और उसका बदला ये लेते रहे मुझ पे, बार बार मुझे ठोकर मारकर। अस्पताल में मैं गई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरे सिर पर ये सिंदूर उस 50,000 का प्रायश्चित है। आपने मुझे पैदा किया था। मैं विश्वास करती हूँ मेरा कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो आपके लिए है। चुप होकर धरती की ओर देखने लगती है। मनोरमा वही खड़े होकर कंबे पर सिर रख देती है। मनोज कुर्ते के नीचे से बांसुरी निकाल कर ओठ पर रखता है। मुरारी, हृदय कर्ण से, तुम इस समय बांसुरी बजाओगे? इस समय बजा दूँ, आप लोगों को नींद आ जाए। मुरारी, मेरा सर्वनाश हो गया और तुम व्यंग कर रहे हो। प्रतिफल मिलता है ना, मेरा और रजनीकांत का सर्वनाश भी तो हो गया। मुरारी, तुम सब मिलकर उसका फल देना चाहते हो। हम लोगों ने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। सचित्र कर्म जो चाहते करा डालते, इसमें हम किसी का दोष नहीं है। मुरारी, चंद्रकला। चंद्रकला कहती, जी अब क्या होगा? आपने कृपा कर मुझे शिक्षा इतनी दे दी कि मैं अपना निर्वहन कर सकती हूँ। तुम यहाँ रहना भी नहीं चाहती? नहीं, यहाँ रहने पर आपके लिए, आपकी मर्यादा के लिए कलंक हो ना। यहाँ से हट जाने पर फिर पिता के घर में रहना तब तो उचित भी नहीं है। वाहिरली नीचे से, मैंने सपना देखा था, मैं कहता था कि आज कयामत की रात है। मनोज, मनोरमा दोनों साथ बोल उठते हैं, हाँ सही कह रहे हो, कयामत की रात है आज। इस तरीके से जो है सिंदूर की होली जो है नाटक यहाँ पे जो है समाप्त हो जाता है। 3 अंकों में था इस तरीके से पूरा नाटक, और पूरी तरीके से आपने देखा इसमें किस तरीके से जो है जो उन्होंने मुरारी लाल ने किया उनका फल उनको यहीं पे मिला प्रायश्चित के रूप में। बेटी भी चली गई, और किस तरीके से एक देखने को ये भी मिलता है कि देखिए प्रेम संबंध को जीने का एक अलग ही तरीका इसमें दिया गया है, भावनाओं के स्तर पे जीना, या जिस तरीके से उन्होंने दिया वृत्तांत की कई लोगों का कि आप देखो प्रेम संबंध के दायरे को अगर देखना हो तो चाहे वो राधा कृष्ण या आप राम और सीता का देखिए, तो प्रेम संबंध के बारे में उन्होंने बताया। मनोरमा का वैधव्य जीवन और जिस तरीके से वो जी रही है, एक स्त्री का अलग जीवन त्याग का, चंद्रकला का एक प्रेम की परिभाषा अलग, जो कि सामाजिक दायरे में तो फिट नहीं बैठती, पर वो अपने जीवन में नितांत खुश हैं। तो वो एक अलग ही रूप देते हैं सिंदूर की होली नाटक से। बाकी आप स्वयं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस नाटक में और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत बड़ा नाटक तो नहीं, 3 घंटों का नाटक था, 3 अंकों में था, और काफ़ी अच्छा नाटक है। बहुत ही हृदय को झकझोरने वाला नाटक है। तो आज के लिए देखिए ये नाटक यहीं पे अब समाप्त होता है, ठीक है। बाकी ये यहीं पे अंतिम इसकी कड़ी थी, नाटक समाप्त हो गया। और इसी तरीके से चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट वहाँ से लाभ लेते रहिए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करते रहिए। बाकी टेलीग्राम हिंदी और प्राइड से जुड़ जाइए बराबर कंटेंट के लिए, अपडेट के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है और उससे भी जुड़ सकते हैं, अगर मैसेज करेंगे तो उससे भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।